हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बी केयरफुल एंड सेफ फ्रॉम कोविड-19। एक्चुअली मैं ये वीडियो बीच में काफ़ी गैप के बाद ला रही हूँ। एक्चुअली दैट टाइम आई वाज बिज़ी इन माय पीएचडी सिनॉप्सिस एंड पीएचयू में मेरा इंटरव्यू भी था। इस पर भी मैं जल्दी ही वीडियो को अपलोड करूँगी। एंड सो पीएचडी का एडमिशन फॉर्म फिलअप एंड जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसमें ही मैं थोड़ी सी बिज़ी चल रही थी, इसलिए मैं वीडियोज़ को नहीं ला पाई। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीआईसी प्रीवियस पेपर 2015 के जनरल पेपर के बारे में, और मैं कोशिश करूंगी कि अब आपके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाऊं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम जीआईसी राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2015 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि 15 सितंबर 2015 को लिया गया था और उसका ये फर्स्ट पेपर है, जीएस का पार्ट है। एंड यहाँ भी फॉर्म भरे जा चुके हैं, इस साल के लिए भी अप्लाई किया जा चुका है। एंड मोस्ट प्रोबेबिलिटी अगर सब कुछ सही रहा तो 20 जून को इसका प्री का पेपर हो जाएगा। बट अगर कोविड की स्थिति ऐसी ही बनी रहती है तो मे बी आपका एग्जामिनेशन पोस्टपोन भी हो सकता है। बट आप अपनी तैयारी को जारी रखें, जो भी हो जैसा भी हो आप उसके लिए बिल्कुल आप तैयार रहें। यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अलबरूनी साथ आया, मतलब अलबरूनी किसके साथ आया था? गजनी के महमूद के साथ, मोहम्मद गोरी के साथ, बाबर के साथ, या फिर उपयुक्त में किसी के भी साथ नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलबरूनी गजनी के महमूद के साथ आया था। महमूद के गजनी नहीं होगा, गजनी के महमूद नहीं, महमूद गजनवी होगा। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। अलबरूनी गजनी के महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और यह एक फ़ारसी विद्वान, लेखक, धर्मज्ञ था और इसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं किताबुल हिंद, तहकीके हिंद। इसके अतिरिक्त महमूद गजनवी के दरबार में फिरदौसी एवं उत्वी आदि विद्वान थे। ध्यातव्य है कि महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर को इसने बार बार लूटा था। महमूद के दरबारी इतिहासकार उत्बी ने उसके आक्रमणों को जिहाद माना है, जिसका मूल उद्देश्य इस्लाम का प्रसार और बुत परस्ती, मूर्ति पूजा को समाप्त करना था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिल्कुल प्राचीन हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अपनी प्रिपरेशन को आप इसी तरह से रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौली स्थित है गंजाम में, चिल्का में, भुवनेश्वर में, या फिर जयपुर में? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, भुवनेश्वर में। धौली भुवनेश्वर में स्थित है। अब इसको हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। धौली हिल्स उड़ीसा के भुवनेश्वर में 8 किलोमीटर दूर दया नदी के किनारे स्थित है और इस स्थान से अशोक के चतुर्दश शिलालेखों की एक प्रति प्राप्त हुई है। धौली पहाड़ी को कलिंग युद्ध का क्षेत्र भी माना जाता है, जो कि अशोका टाइम में का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना गया था। तो यहाँ पर आपको प्रीवियस पेपर को सॉल्व बिल्कुल करने की प्रैक्टिस आपको करते रहनी चाहिए, ताकि आप क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाएँ, एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाएँ। प्रीवियस पेपर को सॉल्व करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। पहला कि आप टाइम मैनेजमेंट को सीख जाते हैं, आप लिमिटेड टाइम में सारे क्वेश्चंस को टच कर लेते हैं। सेकंड है कि आपको प्रीवियस पेपर सॉल्व करने से बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में भी पता चलता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हो, बट ये हो सकता है कि उसके ऑप्शन से भी क्वेश्चन आ सकता है या उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा कर भी क्वेश्चन दे सकता है। तो इसलिए प्रीवियस पेपर्स को जहाँ से भी आपको अवेलेबल हो, जहाँ से भी मिले, प्रीवियस पेपर को बिल्कुल ही सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान भारत आया था 349 एडी में, 374 एडी में, 384 एडी में एंड 399 एडी में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 384 एडी में। अब इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार देख लेते हैं। नो, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 399 एडी में। चीनी यात्री था फाहियान, और जो कि 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और इसने अपने यात्रा वृत्तांत में मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा था। प्राचीन काल में आने वाले अन्य विदेशी यात्री और विद्वान हुए मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, डायमेकस, जो कि बिंदुसार के दरबार में आए थे, डायोनीसियस, जो कि अशोक के दरबार में आए थे, एंड हेनसांग, जो कि हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। तो ये तथ्य आप कहीं पे नोट करते जाएं तो ये ज़्यादा बेटर होगा। किसके शासनकाल में कौन आया था, इससे क्वेश्चन आता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो कि युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था? अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी एंड सिकंदर लोदी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अब इब्राहिम लोदी। अब इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य में युद्ध हुआ, जिसमें कि इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी और ये पानीपत की पहली लड़ाई थी। इस प्रकार युद्ध में मृत्यु को प्राप्त करने वाला यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था और इस बात को इतिहासकार नियामतुल्लाह के द्वारा भी कहा गया है। मतलब इसका कोई बहुत ज़्यादा पुख्ता सबूत नहीं मिला है, लेकिन कई सारे इतिहासकारों ने इसकी पुष्टि की है, इसलिए इस बात को, इस तथ्य को एक्सेप्ट किया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोलिया विद्रोह लोगों से संबंधित था। छोटा नागपुर, गुजरात, बंगाल और असम। एंड यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोलिया विद्रोह छोटा नागपुर के लोगों से रिलेटेड था और ये 1831 ईस्वी के लगभग में हुआ था। छोटा नागपुर के कोलों ने यह विद्रोह उस समय किया जब उनकी भूमि उनके मुखिया लोगों से लेकर मुस्लिम तथा सिख कृषकों को दे दी गई। इस विद्रोह में कोलों का नेतृत्व सुरगा और सिगराय ने किया और यह मुख्य रूप से सिंहभूम, पलामू और हजारीबाग आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला था। तो ये हिस्ट्री से इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं, सो ये आप बिल्कुल फैक्ट के साथ में पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? चंपारण, मुर्शिदाबाद, अलीपुर और रांची। करेक्ट आंसर इज रांची। रांची इज द करेक्ट आंसर। बिरसा मुंडा कौन थे? तो ये एक आदिवासी नेता थे जो कि मुंडा जाति से संबंधित थे और वर्तमान भारत में रांची और सिंहभूमि के आदिवासी बिरसा मुंडा को भगवान मानकर याद करते हैं, इनकी पूजा भी करते हैं। यही इनका कार्य क्षेत्र भी था और इन्होंने 1893 से 1900 के बीच में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह विद्रोह मुंडों की पारंपरिक भूमि व्यवस्था, खूंटकट्टी या फिर मुंडारा की जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के खिलाफ किया गया था। तो फैक्ट्स ध्यान में रखने हैं। 6 क्वेश्चन हमने देखा, ऑल टू ऑल हिस्ट्री के क्वेश्चन हमने देखे। यहाँ ज्योग्राफी स्टार्ट होता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? असम, उत्तराखंड, सिक्किम और जम्मू कश्मीर। करेक्ट आंसर इज असम। नो, करेक्ट आंसर इज सिक्किम। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सिक्किम। यहाँ पर दर्रा दिया हुआ है, नाथुला दर्रा जो है वो भी सिक्किम में होता है। नाथुला दर्रा सिक्किम में आता है। जोजिला और पीर पंजाल दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में आता है। नीति और माना दर्रा कुमायूं में आता है, उत्तराखंड। एंड शिव किला रोहतांग हिमाचल प्रदेश में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है? कोटला, बदरपुर, भद्रा और कुडनकुलम। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुडनकुलम। और इसके बारे में थोड़ा हम यहाँ देख लेते हैं। तमिलनाडु प्रांत तिरुनेलवेली जिले में स्थित कुडनकुलम नामक स्थान परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भारत एवं रूस के सहयोग से 1000 मेगावाट की परमाणु विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। अगस्त 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को से तथा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता ने चेन्नई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना की प्रथम इकाई को राष्ट्र को समर्पित किया था। तो फैक्ट्स आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यूरोप के निम्नलिखित देशों में से कौन खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली। करेक्ट आंसर इज फ्रांस। फ्रांस यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जो कि खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। अधिकांश जनसंख्या नगरीय होने के बावजूद कृषि प्रधान देश होने के कारण इसे किसानों का देश भी कहा जाता है और ज्ञातव्य है कि फ्रांस को वाइन यार्ड की भी उपमा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में 4 राजधानियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है डेन्यूब, मेयर्स, राइन और लॉयर। एंड यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डेन्यूब। अब इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं।
डैन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर पूर्व में बहती हुई काला सागर में गिरती है। यह यूरोप की 4 राजधानियों से होकर गुजरती है। ये हैं बुखारेस्ट रोमानिया, बेलग्रेड, पूर्व यूगोस्लाविया, बुडापेस्ट हंगरी एंड वियना ऑस्ट्रिया। वोल्गा के पश्चात यह यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, जबकि राइन नदी स्विट्जरलैंड में अल्प्स पर्वत से निकलकर जर्मनी व नीदरलैंड में बहती हुई उत्तरी सागर में मिलती है। एंड विश्व के सबसे अधिक व्यापार भार वाले बंदरगाह में से एक रॉटरडम, जो कि नीदरलैंड में है, इसी पर स्थित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हीरे के लिए प्रसिद्ध किम्बरले खान अवस्थित है डेनमार्क में, बेल्जियम में, दक्षिण अफ्रीका में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। करेक्ट आंसर इज दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में हीरे के लिए प्रसिद्ध जो खान है वो अवस्थित है। यहाँ पर इसको देख लेते हैं। किम्बरले दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी केप प्रांत की राजधानी ही यह दक्षिण अफ्रीका की विश्व प्रसिद्ध हीरे की खान है। ज्ञातव्य है कि दक्षिण अफ्रीका संसार का सर्वाधिक सोना भंडारक और तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र है। यहाँ का अधिकांश स्वर्ण हाई वेल्ड का विटवाटर क्षेत्र में पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका स्थित जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर की भी उपमा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ज्योग्राफी से भी हमने देखा 5 क्वेश्चंस यहाँ ज्योग्राफी से आए। अब ये नागरिक कह सकते हैं, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस कह सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? फर्रुखुद्दीन अली अहमद, वी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फर्रुखुद्दीन अली अहमद। ये भारत के उपराष्ट्रपति कभी भी नहीं हुए, बल्कि ये भारत के राष्ट्रपति बने। और यहाँ पर ये पूरी लिस्ट दी हुई है स्टार्टिंग से लेकर। ये भारत के उपराष्ट्रपतियों की सूची है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1952 टू 1962, 10 साल तक इन्होंने इस पोस्ट पर इन्होंने रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962, डॉक्टर वी गिरी 1967, GS पाठक 1969, डी जत्ती 1974, M हिदायतुल्ला 1979, R वेंकटरमन 1984, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987, KR नारायण 1992, कृष्णकांत 1997, BS शेखावत 2002, मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 टू 17 एंड वेंकैया नायडू जो कि वर्तमान में है 17 से लेकर अब तक जो है। एंड यहाँ पर ज्ञातव्य है कि फर्रुखुद्दीन अली अहमद भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने, बल्कि ये 1974 में राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत में राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए राज्यों की विधानसभाओं का, ऑप्शन बी भारतीय जनता का, ऑप्शन सी राजनीतिक दलों का और ऑप्शन डी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए राज्यों की विधानसभाओं का। एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी राज्यों और राज्य संघ क्षेत्रों का। एंड इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। अतः स्पष्ट है कि राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं और इनमें से 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं एंड 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा एक स्थायी संस्था है और इसका विघटन नहीं होता है, किंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 ईयर्स की होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से संविधान सभा के अध्यक्ष थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, KM मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड इसको यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी
अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष KM मुंशी थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व होता है परिवार, स्वतंत्र प्रेस, न्यायिक निर्णय और शिक्षा संस्थाएं। द करेक्ट आंसर इज स्वतंत्र प्रेस। 20वीं शताब्दी के युग में स्वतंत्र प्रेस यानी मीडिया जनमत के निर्माण का मुख्य तत्व है। यह जनमत को जानने का भी सबसे सरल एवं स्वीकृत माध्यम है। स्वतंत्र प्रेस प्रशासन एवं जनता के बीच कड़ी का कार्य करता है। यह व्यवस्था की समस्याओं, मुद्दों, तनावों, द्वंद्वों, सवालों को रेखांकित करने में प्रेस की भूमिका सर्वाधिक प्रमुख होती है। विल्की की अभिव्यक्ति के अनुसार स्वतंत्र प्रेस लोकतंत्र की रीढ़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की प्रथम जिम्मेदारी बनती है भारत के राष्ट्रपति की, उच्चतम न्यायालय की, संसद की या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद की। एंड करेक्ट आंसर इज संसद की। और इसके बारे में हम यहाँ थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं क्या चीज़ें इसके बारे में कही गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है। यह केंद्र, राज्य या किसी अन्य प्राधिकरण या संस्था के महालेखा परीक्षक से जुड़े लेखा मामलों को व्यवस्थापित करता है एवं उनका निरीक्षण भी करता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो उसे संसद पटल पर रखते हैं। इसके उपरांत संसद इन रिपोर्टों की जांच लोक लेखा समिति से करवाती है और उसके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है। चूँकि राष्ट्रपति केवल रिपोर्टों को संसद के भवनों से सभा पटल पर रखवाता है और जांच संसद समिति के द्वारा करवाई जाती है, इसलिए संसद यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा शहर शहरी विकास मंत्रालय द्वारा बनाए गए सर्वेक्षण में भारत के 476 शहरों में से स्वच्छ भारत रैंकिंग में शीर्ष पर रहा? कोच्चि, भिंड, मैसूर और बेंगलुरु। यहाँ पर इंदौर होना चाहिए आंसर, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर को स्वच्छ भारत रैंकिंग में ये शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर ने स्मार्ट सिटी मिशन के लिए केंद्र सरकार को अपना नामांकन सर्वप्रथम भेजा? बीजापुर, पौंडीचेरी, दुर्गापुरम, चेन्नई। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पौंडीचेरी, जिसको कि प्रेजेंट में पुडुचेरी कहते हैं, पहले ये पौंडीचेरी कहा जाता था। एंड पौंडीचेरी या पुडुचेरी सरकार के शहरी विकास मंत्रालय को 100 स्मार्ट सिटी में सम्मिलित होने के लिए अपना प्रथम नामांकन भेजा। स्मार्ट सिटी मिशन स्थानीय विकास को सक्षम करने और प्रौद्योगिकी की मदद से नागरिकों के लिए बेहतर परिणामों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने तथा आर्थिक विकास को गति देने हेतु भारत सरकार द्वारा की गई एक योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में निम्न में से किसने टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? यहाँ पर जीके का भी क्वेश्चन है, क्रिकेट से क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन ए है मिशेल जॉनसन, डेल स्टेन, जेम्स एंडरसन एंड स्टुअर्ट ब्रॉड। एंड यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेल स्टेन। दक्षिण अफ्रीका के बॉलर डेल स्टेन ने हाल में ही टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। अन्य खिलाड़ी जिन्होंने 400 विकेट हासिल किए हैं, मुथैया मुरलीधरन जो कि श्रीलंका से हैं, शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया, अनिल कुंबले भारत, ग्लेन मैकग्राथ ऑस्ट्रेलिया, जेम्स एंडरसन इंग्लैंड, कपिल देव भारत, रिचर्ड हेडले न्यूजीलैंड, शॉन पोलाक दक्षिण अफ्रीका, हरभजन सिंह भारत और वसीम अकरम पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस देश में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट IS ने इस वर्ष ईद के लिए 115 लोगों को मार डाला? सीरिया, नाइजीरिया, इराक और यमन। ये इस वर्ष क्या, ये 2015 की बात हो रही है क्योंकि ये 2015 का पेपर है।
और ये इराक के आतंकवादी संगठन ने ईद के दिन 115 लोगों को मार डाला। एंड यहाँ पर इसको थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं। इस्लामिक स्टेट की स्थापना जून 2014 में की गई थी। यह इराक एवं सीरिया में सक्रिय जिहादी सैन्य समूह है। यह दुनिया का सबसे अमीर आतंकी संगठन है। इसने इराक में ईद के दिन 115 लोगों को मार डाला। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 में भारत के विदेशी ऋण का सबसे बड़ा अवयव था दीर्घकालीन ऋण, अनिवासी भारतीयों की जमा, विदेशी वाणिज्य उधारी और IMF से ऋण। एंड यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। वर्ष 2018-19 में भारत के विदेशी ऋण का सबसे बड़ा अवयव विदेशी वाणिज्य उधारी है, जिसकी हिस्सेदारी 38.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, श्रमेव जयते कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके नाम से जुड़ा है? वीवी गिरी, वीर सावरकर, लाल बहादुर शास्त्री एंड पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो ये करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनके की नाम पर मुगलसराय स्टेशन को रखा गया है। 16 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली में श्रमेव जयते कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसका पूर्ण नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रम कानूनों में सुधार लाना एवं श्रम प्रक्रिया को बेहतर बनाना है। इसी के साथ श्रम सुविधा पोर्टल और एक नई लेबर इंस्पेक्शन स्कीम को प्रारंभ किया गया। श्रम सुविधा पोर्टल पर श्रम से जुड़े सभी कानूनों की जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस एक को भारत में निर्देशित कोर उद्योगों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? सीमेंट, स्टील, सॉफ्टवेयर एंड कोयला। करेक्ट आंसर इज सॉफ्टवेयर। निर्देशित कोर उद्योगों में किसी अर्थव्यवस्था की बुनियाद माना जाता है। निर्देशित कोर उद्योगों में 8 उद्योगों को सम्मिलित किया गया है। यह है कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट तथा बिजली। एंड इन 8 उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक मीन्स IIP में 38% का योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या फिर नौ संचालकों के द्वारा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नौ संचालकों के द्वारा। एंड इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सुनार एक उपकरण या युक्ति है जिसे समुद्र के गहराई को ज्ञात करने के लिए जल के नीचे की वस्तुएं जैसे मछली के स्रोत, नष्ट हुए जहाज़ों और दुश्मनों की पनडुब्बी का पता लगाने के लिए नौ संचालकों या नौसेना द्वारा उपयोग के लिए किया जाता है। इसमें पराश्रव्य, अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? साइट्रिक अम्ल, ग्लूटेमिक अम्ल, अमीनो अम्ल और एस्कॉर्बिक अम्ल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अमीनो अम्ल। नो, करेक्ट आंसर इज एस्कॉर्बिक अम्ल। यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। यह मानव शरीर में इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। यह जल में विलेय है, खट्टे फलों में प्रचुरता से पाया जाता है। जबकि साइट्रिक अम्ल एक प्रकार का हाइड्रोक्सी ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। यह भी खट्टे फलों में प्रचुरता से पाया जाता है। यह अचार और मुरब्बा आदि के परीक्षण में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम कमरे में सूर्य के प्रकाश को पाते हैं प्रकीर्णन द्वारा, परिवर्तन द्वारा, अपवर्तन द्वारा और विवर्तन द्वारा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रकीर्णन के द्वारा। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं तो इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं को प्रसारित हो जाता है। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस घटना के द्वारा प्रकाश हमारे कमरे तक पहुंच पाता है। मूलतः प्रकाश का प्रकीर्णन माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश का अवशोषण तथा पुनः उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिजली का सबसे उत्तम चालक निम्नलिखित में से कौन सा है? शुद्ध जल, समुद्री जल, सूखी लकड़ी और प्लास्टिक। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्री जल इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि समुद्री जल लवणीय होता है और लवण जल को आयनीकृत कर देता है और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाता है।
इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही हम बिजली का बहना कहते हैं और इसलिए समुद्री जल जो होता है वो बिजली का बहुत ही अच्छा चालक, ये बिजली का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ मैथ से क्वेश्चन आया हुआ है। मैथ से यहाँ पर 3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि व्यक्ति 10 रुपये में 11 सेब खरीदता है और 11 में से 10 सेब और 11 में से 10 सेब को बेच देता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है? 21, 18, 20 एंड 16। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 21 रुपीज़, 21%। और इसका कैलकुलेशन आप यहाँ देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसका कैलकुलेशन पूरा देख लें, नोट कर लें। यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब 2 वृत्त एक दूसरे को काटते नहीं हैं तब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है 2, 4, 3 अनंत। यहाँ पर ऑप्शन है 4 और ये यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, 5000 का 10% का 20% कितना होगा? यहाँ पर सेंटेंस निकालना है 100, 200, 300 एंड 500। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये 100 यहाँ पर इसका 20% होगा। तो यहाँ पर ये सभी 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आप साइकोलॉजी से आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो मेरे ही दूसरे चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड को आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, या फिर अबाउट में जाकर के चैनल को ओपन कर लें। अबाउट में जाकर उसको आप वहाँ आपको उसका लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी आपको वहाँ पर वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहाँ से कि आप साइकोलॉजी के भी नोट्स और वीडियोज़ को देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। सेफ़ रहें, अलर्ट रहें। थैंक यू सो मच।